हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाराज फंक्शन। आज मैं आपके साथ रिडेम्पशन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विभूषण ने जेनी को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया। जेनी को नहीं, बल्कि जेनी के बच्चे के बचाने के लिए। इसलिए उसका पूरा सोल, सब कुछ उस सीड के अंदर चला गया था और उस बच्चे को, यानी कि उस सोल को इंसिस्टर गार्ड ने खंगसे के अंदर दे दी, खंगसे के अंदर समा दिया था। बोला कि इस बच्चे को तुम जन्म दोगे और ये इस बार उसके सोलमेट के पास मिलना होगा, क्योंकि पिछले बार जो इंग एनर्जी ने प्रॉमिस मांगा था एंसेस्टर कार्ड से, उस प्रॉमिस को तोड़ना भी चाहिए, तब जाकर वो दोनों मिल सकते हैं। क्योंकि पिछले बार जो इंक एनर्जी ने उसने गुस्से में कह दिया था कि हंगवंजन और उसका मास्टर दोनों कभी भी नहीं मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और उसको भी तोड़ना था। इसलिए इस बार विभूषण को वापस जन्म देना पड़ा और उसके साथ साथ हंगवंजन भी अब मॉर्टल वर्ल्ड में जन्म ले चुके थे। अब आगे जो हंगवंजन थे वो एक पानी के बूंद में तब्दील होकर, क्या बोलते हैं, एक लेडी के अंदर समा गए थे। और वो एक, क्या बोलते हैं, वो जगह पूरा, क्या बोलते हैं, बर्फ से घेरा हुआ था। उसके चारों तरफ एकदम सुनसान था, क्योंकि वो कोई और नहीं, क्योंकि वो एक क्लैन था। और ऊपर से उस क्लैन के सेंटर में हुआ एक घर था। और तभी वहां से एक इंसान आता है, बोलते, तुम ठीक हो ना? तभी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो इंसान बोलता है, एक फोटो, डॉक्टर वैद्य ने कहा है कि तुम पेट से हो, इस बार कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखना। तभी रानी बोलती है, हाँ चिरन, मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो ना। ऐसा बोलते, कैसे चिंता ना करो, तुम ना हमेशा अपना ख्याल ही नहीं रखती हो, इसलिए तो मुझे डर लगता है। तभी बाहर से एक बच्चा आता है, बोलता है, मम्मा मम्मा, वैद्य ने कहा कि मेरा छोटा डीडी आने वाला है, क्या ये सच है मम्मा? तभी रानी बोलती है, हाँ मेरा बच्चा, मेरे पास आओ, हाँ तुम्हारा छोटा सा डीडी आने वाला है। ऐसा बोलकर सब लोग हंस रहे थे, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये लैन क्लैन था। ये मॉर्टल वर्ल्ड में लैन क्लैन था, सारे क्लैन में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्लैन था। तभी लैन क्लैन बोलते हैं, ठीक है, मैं ये खुशखबरी सब क्लैन में बांटूंगा। तभी लैनी बोलती है, अभी इसकी क्या ज़रूरत है, तुम शांत क्यों नहीं रहते? तभी लैन क्लैन बोलती है, कैसे मैं शांत ना रहूँ, मेरा दूसरा हायर आने वाला है, तो मैं कैसे ना कहूँ। और पता नहीं क्यों इस बच्चे को देखकर मुझे एक अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले गए थे। हम दूसरी तरफ कांगसे सरन, उनकी उनकी क्या बोलते, डिलीवरी की मद बढ़ते जा रहे थे। वो अपने आप को इनविजिबल कर कर कभी कभी हेवन पे, नहीं तो धरती पर अपने हस्बैंड वे चांगसे की तरह साथ रहती थी। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। और दूसरी तरफ लैन क्लैन में मैडम लैनी की भी प्रेगनेंसी ऐसे ही दिन बीत रहा था। अब फाइनली पहले मैडम लैन की डिलीवरी की वक्त आती है। जैसे ही उनका पेट दर्द होता है, सारे जो हीलर थे वहाँ पर आ चुके थे और बहुत ही मेहनत के बाद वहाँ पर एक छोटी सी बच्चे की जन्म होती है। वो बच्चा बहुत तेजस्वी था। उस बच्चे को देखकर ना सब लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई गॉड है, कोई फरिश्ता है, कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा बोल रहे थे। तभी जो लैनकुरन है उस बच्चे को अपने एक हाथ में उठाते बोलते, हाँ मेरा बच्चा तेजस्वी है, बहुत प्यारा लग रहा है, मासूम, कितना प्यारा लग रहा है, मैं अपना इस बच्चे का नाम लैन वांगजी रखूँगा। तभी लैनी बोलती है, नहीं,
मैं अपने बच्चे को प्यार से लैंसन कहूँगी। ऐसा बोलकर वो लोग बहुत हैप्पी हो रहे थे और यहाँ पर सब लोग बहुत खुश थे लैंडक्लाइन में कि उनका एक अगला हायर भी आ चुका है। तो लैंडक्लाइन ने उनके जो आसपास के सेट थे, जो जियांग, सिन, जिन, मोशेट, सुसेट, सबको बता दिया था कि हाँ, उनके घर में और एक लड़का का जन्म हुआ है, अगला प्रिंस का जन्म हुआ है। ऐसा बोलकर वो लोग हैप्पी हो रहे थे। तभी वहाँ पर जो इंसिस्टर गार्ड थे वो इन्वेस्टमेंट होकर उस बच्चे को देख रहे थे। तभी वो उस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हारी सारी मेमोरी को एरेज कर दिया है, तुमने बहुत तकलीफें झेली हैं, मैं नहीं चाहता इस बार तुम उस तकलीफ को झेलो। इस बार तुम दोनों की एक हैप्पी एंडिंग होगी। इस बार तुम दोनों के बीच में कोई आ नहीं सकता, अगर आएगा भी वही पीछे हट जाएगा। इस बार तुम दोनों की बीच कुछ नहीं होगा। इस बार सब कुछ सही होने का वक्त आ चुका है बच्चे। तुम दोनों ने बहुत सफ़र कर लिया है और खास करके तुम बस कुछ दिन इंतज़ार करना, तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चले गए थे और ऐसे ही दिन बीत रहा था। और ऊपर से अब कांग्से सरन को भी उनका डिलीवरी के वक्त आ चुका था, इसलिए वो हेवन से वापस धरती पर आ चुकी थी। वहाँ पर उनके पास इंसिस्टर गार्ड भी आ चुके थे। उन्होंने उनके साथ कुछ हीलर को भी वहीं पर बुला लिया था। जैसे ही उस बच्चे को जन्म होती है, वहाँ पर इंसिस्टर गार्ड स्वयं उस बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं, बोलते हैं तुम बहुत प्योर सोल थे, फिर भी तुम्हें बार बार अपना सैक्रिफाइस देना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा, मुझे माफ़ कर देना। ये नियति थी, हम बदल नहीं सकते, पर अपना सोलमेट को माफ़ कर देना। वो अपनी जगह सही है, उसे माफ़ कर देना। उससे गलती हो गई है, पर नाराज़ मत रहना, वो भी तुम्हारे लिए बहुत इंतज़ार करा है, अपने आप को बहुत तकलीफ़ें दी है। इस बार उसके साथ मिल जाना, उसे एक मौका दे देना। अगर तुम दोनों इस बार एक नहीं हुए, ये सारा संसार बर्बाद हो जाएगा। इसे मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है मेरे बच्चे। ऐसा बोलकर उस बच्चे की फोन पर किस करता है और उस बच्चे को वे चांगसे के हाथ में देखते हुए बोलते हैं, इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखना। ऐसा बोलते हैं वे वहाँ से एकदम से गायब हो जाते हैं। वो सारे हीलर्स भी सब लोग गायब हो गए थे, सिर्फ अब वहाँ पर कांग्से सरन और वे चांगसे ही थे। तभी कांग्से सरन उस बच्चे को लेती और बोलती, तुम किसके लिए भी जन्मे हो, तुम यहाँ पर जन्म अपने सोलमेट के लिए ही लिया हो, फिर भी तुम हमारे बच्चे हो। तुमने 2 बार अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, 2 बार तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, और इस बार तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे मदर फादर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर एक इत्तू से भी आँच आने नहीं देंगे। ऐसा बोलते हैं और बेचांग से भी बोलते हैं, तुमने सही कहा कांग्से, इस बार उसके मदर फादर उसके साथ हैं, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हैं और कांग्से सरन की फोरहेड पर किस करते हैं, उस बच्चे की फोरहेड पर भी किस करते हैं। वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है, एक स्माइल करता है। तभी दोनों बोलते हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहना मेरे बच्चे। ऐसा बोलकर वो लोग स्माइल कर रहे थे। और दूसरी तरफ हेवन में और डेमन वर्ल्ड में, वहाँ पर तो हरकम मच गई थी। हेवन तो पूरा उनका शांति तो खुद भंग हो चुकी है, पर दूसरी तरफ डेमन वर्ल्ड में उनका किंग नहीं है, इसलिए वो लोग भी परेशान थे। फिर भी आज तक स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल एंसेस्टर गार्ड ने आज तक रखा हुआ है। फिर भी डेमन वर्ल्ड शांत नहीं रह रहे हैं। उन्हें शक है कि अभी भी उनके मास्टर यानी कि उनके किंग के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों को ही यानी कि हेवन के लोगों का ही हाथ है, ऐसा सोच रहे थे। तभी जो डेमन वर्ल्ड है वहाँ पर एक मुकुट जैसा प्रकट होकर एक इंसान के सिर पर रख चुका था, और वो एक
हवा सौ पर गूंजने लगी। चिंता मत करो, मैं वापस आऊँगा। जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तब तक इसका ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो आवाज़ एकदम गायब हो चुकी थी। तो सब लोग शांत हो चुके थे। तभी उनमें से एक इंसान बोलता है, इसका मतलब हमारा किंग सही सलामत है। लगता है उन्होंने कुछ काम से ही गए हैं। हमें इंतज़ार करना होगा, नहीं तो हमारा किंग गुस्सा हो जाएगा। ऐसा बोलकर डेमन वर्ल्ड में तो सब कुछ शांत हो चुका था। अब दूसरी ओर हमारे मॉर्टल वर्ल्ड यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड में लैंड क्लैन बहुत हैप्पी था। उनका छोटा बच्चा, अब क्या बोलते, अब 1 साल का हो चुका था। वो बच्चा 1 साल का बच्चा तो था, फिर भी वो बहुत ही शरारती था। वो बच्चा वो भी माम की तरह यानी कि नानी की तरह था। वो बहुत शरारत करता था। हाँ, अभी अभी उसने सिर्फ तैरना शुरू किया था, फिर भी वो सबके साथ अच्छे से रहता था, हंसता रहता था। और दूसरी तरफ वहाँ पर कांग्से सरन का बच्चा, कांग्से सरन ने उनके बच्चे के नाम विंग रखा था। वो लोग बहुत हैप्पी थे और बार बार फिर भी कांग्से सरन को यहाँ पर नहीं रहना से पड़ता था। वो बार बार हेवन को भी जाना पड़ता था क्योंकि वो वहाँ का मून डीटी है अभी की, इसलिए उन्हें वहाँ का भी काम करना पड़ता था। इसलिए ज़्यादातर विंग अपने फादर के साथ ही रहता था। वो अपने फादर के साथ बहुत अच्छा था, टाइम बिताता था। उसका फादर इधर उधर लेके जाते थे। वो कहाँ भी जाते थे, सारे जगह उस बच्चे को लेके जाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। अब ऐसे ही टाइम बीते बीते साल में बीत गया। अब उन दोनों का एज 16 का हो चुका था। अब लैंजान 16 साल का हो चुका था और हमारा बीइंग तो अब 16 साल होने के लिए उसे अभी भी 5 महीने बाकी है। और ऐसे ही दिन बीत रहा था और सारे क्लैन में अब ये ढिंडोरा पेश पीट चुका था कि लैंड क्लैन ये का आयोजन एक क्या बोलते हैं एक बहुत बड़ा आयोजित अनाउंस करने वाले हैं। इसके चलते सारे क्लैन को यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि लैंड क्लैन की मैडम लैंड की जन्मदिन है और मैडम लैंड की जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए उस जन्मदिन पर सारे क्लैन को बुलाया गया था। इसलिए सारे क्लैन के पास इनविटेशन भी चला गया था। सारे क्लैन्स बेसब्री से वेट कर रहे थे क्योंकि सारे क्लैन चाहते थे कि हाँ वो लोग भी रिश्ता लैंड क्लैन के साथ बहुत ही पक्का हो जाए क्योंकि यहाँ पर सारे क्लैन्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल जो मेडिसिन या जो ज्ञान है सब कुछ में लैंड क्लैन सबसे ताकतवर है। हाँ, उनका पावर भी बहुत ताकतवर है। इसलिए सब लोग लैंड क्लैन के आसपास या उनकी गुड बुक में रहना चाहते थे, तब जाकर उन्हें कुछ फ़ायदा होगा। और ऊपर से उनका 2 बेटा है, इसलिए हर क्लैन अपनी जो बच्ची है या उनके प्रिंसेस को यहाँ पर लैंड क्लैन के दोनों बेटों के साथ जोड़ना चाहते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि लैंड क्लैन सिर्फ एक ही बार शादी करते हैं, इसलिए वो लोग हर वक्त जब से इन दोनों यंग मास्टर यानी कि उनका लैंड क्लैन का बड़ा प्रिंस लैंसेचन और लैंड लांगजी, जब लैंसेचन 16 साल की उम्र के हुए तब से उन्हें रेड स्क्रोन मिलने लगा। और जब अब जो लैंजान भी 16 साल का हो चुका है, इसलिए उसको भी रेड स्क्रोन मिलने लगा है। हाँ, और एक बात भी है, यहाँ कल्टीवेशन का वर्ल्ड भी है। हाँ, ये लोग ह्यूमन है फिर भी कल्टीवेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पर ना कभी कभी जो पावर के चक्कर में 2 मेंस की शादी भी होती है, ठीक है ना। इसलिए हर कोई अपना बच्चे को लैंड क्लैन के दोनों फ्रेंड्स के ऊपर थोपना चाहते थे। इसलिए हर क्लैन ये मौका को खवाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी हाल ही में उनका छोटा प्रिंस भी 16 साल का कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए अब ये लोग जाएंगे, देखेंगे कि लैंड क्लैन में चल क्या रहा है। इसलिए सारे क्लैन बहुत ही ज़ोर से अपना तैयारियां कर रहे हैं। जिन वांगसान तो अपनी बेटी
अपनी बेटी जिनसू को ये बोल रहे थे कि तुम, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनके छोटे बेटे को अपने अपने अपनी मुट्ठी में करो। तुम जानते हो ना, उनका बड़ा बेटा तो, हाँ, वो बड़ा प्रिंस माना जाता है, फिर भी उनका छोटा बेटा कितना पावरफुल है। तुम्हें पता है ना कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उन्हें जो मून गार्ड्स थे, हंगुन जिनके टाइटल से पूछा जाता है, वो जितना ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी छोटे बेटे को अपने अंडर करो। चिंसू, तुम्हें समझ में आ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? तभी चिंसू कहती है, हाँ फादर, आप चिंता मत करो। आपको भी पता है ना, मैं लैन वांग जी को पसंद करती हूँ। मुझे नहीं पता फादर क्या हो रहा है या क्या नहीं। मुझे हर हाल में वो लांग वांग जी मेरे लिए ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तभी जो जिन गुआंगसान है वो हंसते हुए बोलते हैं, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। ऐसा बोलकर वो दांत दिखा रहे थे। और दूसरी तरफ जियान क्लैन में जो मैडम यू है, वो अपनी बेटी को समझा रही थी। वो बोल रही थी कि देखो, आज लैन क्लैन में दावत रखा हुआ है, वो भी उनकी मैडम लैन के जन्मदिन के लिए। यानली, मैं समझा रही हूँ तुम्हें, समझ में आया? तुम नोबल की गुड बुक में आओगी, तब जाकर तुम्हारे लिए रिश्ता लैन क्लैन से आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ की क्वीन बनो, सब कुछ राज करो, तब जाकर हमारा चियान क्लैन बहुत बड़ा बनेगा। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तभी पीछे से जंगशा आता है, बोलता है, मॉम, आप सिजी को इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रही हो? अगर सिजी को क्वीन बनने का लिखा है तो सिजी सच में क्वीन बनेगी। आप इतना ज़्यादा सिजी को फोर्स क्यों कर रहे हैं मॉम? तभी मैडम यू गुस्से में बोलती, तुम चुप रहो अचे, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। तभी पीछे से जेंग पेनवियन बोलते, तुम चुप रहो आचंग, तुम्हारी माँ किसी की बात आज तक सुना है तो आज सुनेगी। तुम चुप रहे ना, उसे जो करना है करने दो। फिर भी जो होता है, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है, तो तुम चिंता मत करो। तुम्हारे माँ के मन में जो भी आ रहा है उसे करने दो ना। ऐसा बोलकर वो अपने बेटे आचंग को लेकर चला जाता है। यानी कुछ भी नहीं कह रही थी। तभी सारे क्लैंस वहाँ पर, यानी कि लैन क्लैन के लिए निकल चुके थे। सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ, वो लोग जल्द से जल्द लैन क्लैन जाएंगे और हाँ, उनकी मैडम लैन की गुड बुक्स में आएंगे। इसलिए सारे लोग, यानी कि सब लोग एकदम से लैन क्लैन के लिए निकल चुके थे। सब लोग लैन क्लैन के अंदर आ चुके थे। एक एक करके सारे क्लैन आ रहे थे और सारे क्लैन का वेलकम दोनों ब्रदर यानी कि लैनसान और लैनवांग जी कर रहे थे। यहाँ पर जो लैनवांग जी है वो कोई रूल का मानने वाला ऐसा नहीं है। वो तो ये ऐसा है कि वो रूल को ब्रेक करता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, अपना मनमर्जी करता है। अब इसके ऊपर कोई भी अपने आप को थोप नहीं सकता है। जो उसके मन में है वही करता है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है। जो लैनवांग जी और उसका ब्रदर दोनों सारे क्लैन को इनवाइट कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। और जब इनवाइट कर रहे थे, उनके सारे प्रिंसेस या प्रिंस वो दोनों जो लैनवांग जी है और लैन सिचन है, उन दोनों से कोई क्या बोलते कोजी होने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों ब्रदर को समझ में तो आ रहा था, फिर भी वो लोग इग्नोर कर रहे थे कि ये लोग उनकी मदर की जन्मदिन पे आए हैं, तो ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते। सब लोग अंदर तो आ चुके थे, सारे क्लैन सब लोग आ चुके थे। फिर भी हमारा लैन सिचन की नज़र सिर्फ एक ही लेडी के ऊपर थी, पर वो लेडी भी छुप छुप के लैन सिचन की देख रही थी। लैन सिचन की फेस में एक स्माइल आ गई थी। लैन फंक्शन नोटिस करता है, उसका ब्रदर किसी को देखकर स्माइल करता है, फिर भी वो अपना सर को सेक करते हुए वहाँ से चला जाता है। पार्टी हॉल में मैडम लैन बहुत अच्छी से तैयार होकर क्या बोलते उनके थ्रोन पर आकर बैठ चुकी थी। सब लोग बहुत हैप्पी थे। सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक एक क्लैन जाकर
उनका क्या बोलते हैं, उन्हें तो उनकी मैडम लैन की गुड बुक में आना है, तो वो लोग शो अप कर रहे थे। वो लोग बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। मैडम लैन कोई कमज़ोर औरत तो नहीं है, वो भी सात्विक लेडी थी, इसलिए उन्हें भी समझ में आ रहा था कि हाँ ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ उन्हें उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बहला फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वो कुछ नहीं कहती हैं, सबसे उनका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब जियांग क्लैन भी उनका गिफ्ट देते हैं। मैडम लैन को हमेशा यानली बहुत ही पसंद थी अपने बड़े बेटे के लिए, क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव की लेडी थी, इसलिए उन्हें बहुत पसंद था। अब इसलिए वो स्माइल करती है, उस गिफ्ट को लेकर वो रख रहती है। अब बारी थी जिन क्लैन की। जिन क्लैन के साथ मैडम जिन और उसके हस्बैंड जिंग वांगशान और उनकी बेटी चिंसू, सब लोग ना मैडम लैन के पास जाते हैं। बहुत ही सोने का कुछ बहुत ही कारीगरी किया हुआ एक कंगन, जो नेक सेट, सब कुछ देते हैं। बोलते हैं हाँ ये आपके लिए हमने लाया है, ऐसा बोल रहे थे। और क्विंसू तो मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्यों मैडम लैन को क्विंसू को देखकर ही चिढ़ मच गई थी। वो मुंह फुलाती है, फिर भी वो वहाँ पर कुछ नहीं कहती। और वो लोग ना अपना शो ऑफ कर रहे थे। इसे देखकर सारा क्लैन तो जल रहे थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि हाँ ये जिन क्लैन कर क्या रहा है। फिर भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो पार्टी माहौल है, यहाँ तो लड़ नहीं सकते हैं ना। इसलिए सब लोग एकदम शांत थे अपनी ही जगह पर, कोई कुछ नहीं कह रहा था। तभी सब लोग अपने अपने जगह पर बैठकर खा रहे थे। तभी वहाँ पर ना बेचंग से अपने बेटे विंग को लेकर कुछ काम के लिए उस रास्ते से गुजर रहे थे, क्योंकि वो ना अपने फेस पर कुछ मुखौटा लगाकर वहाँ पर आ रहे थे। और विंग भी अपनी फादर के पीछे पीछे लैंड तक आ चुका था। आज पता नहीं क्यों उसका फादर आज उसे यहाँ पर यानी कि लैंड पर लेकर आए, और वो वहाँ से एक गुफा के अंदर उसे लेकर जा रहे थे। और विंग भी इधर उधर जा रहा था, पर अचानक कैसे उसे ही पता नहीं, उसे कुछ अपना सा महसूस हुआ। इसलिए वो अपना फादर की हाथ को छोड़कर उस जो खिंचाव की तरफ वो भी जाने लगा। दूसरी तरफ लैनवांग जी भी पता नहीं क्यों कुछ हलचल सा महसूस कर रहा था, इसलिए वो भी उस हाल को छोड़कर एकदम से वहाँ पर जाने लगा। और ये सब कुछ ना क्विंसू भी नोटिस कर रही थी, इसलिए क्विंसू भी वहाँ पर पीछे पीछे जा रही थी, लैनवांग जी के पीछे पीछे। लैनवांग जी को एहसास हो रहा था कि वो पर्सन इधर कदर ही है, ऐसा बोलकर वो उसी तरफ जा रहा था। विंग भी यहाँ से उस पर्सन की तरफ आ चुका था, और कुछ ही कदम दूरी था। वो देखता है कि सामने एक वाइट रोब में, पूरा ऊपर से नीचे एक वाइट रोब पहनकर, माथे पर रिबन बांधकर और बड़े लंबे घने बाल के साथ एक हैंडसम सा पर्सन उसके सामने खड़ा हुआ है। सिर्फ विंग देख रहा था। विंग के फेस पर मास्क था, इसलिए वांगची तो उसे देख नहीं पा रहा था। फिर भी उस इंसान की काले घने बाल, मास्क के अंदर से भी जो दिख रहे उसे सिल्वर कलर का जो आंखें, और ऊपर से उस होठ और कोट के नीचे वो दिल, पता नहीं क्यों उसे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करा रही थी। तभी पीछे से उसका फादर चिल्लाते हुए थे, विंग बेटा तुम कहाँ चले गए बेटा। पर विंग और वांगची तो अपने अंदर ही क्या बोलते हैं, अपने आप में ही खोकर एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। पता नहीं क्यों क्या खींच रहा है उन दोनों को एक दूसरे की तरफ, क्या अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वही समझ नहीं पा रहे। तो वो एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे लगभग, और क्विंसू इन्हें ढूंढकर उस जगह पर आ चुकी थी। तभी ऊपर से जो मून गॉडेस है, हमारी जो कांग सर, वो अपना तेज को एकदम से उन दोनों के अंदर छोड़ देती है, यानी कि उन दोनों के ऊपर अपना लाइटनिंग देती है। तब जाकर दोनों होश में आते हैं। और दूसरी तरफ हाल में मैडम लैन इधर उधर देखती है कि सब लोग है, उसका छोटा बेटा नहीं है। वो घबरा जाती है कि वो बोलती कि लंजन, पता नहीं कि उसे हलचल सा हो रहा है, इसलिए वो लंजन बोलकर वो हाल छोड़कर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढ रही थी। पता नहीं क्यों जब से लंजन जन्म लिया है
वो हमेशा पता नहीं क्यों वो हमेशा घबराती ही रहती है। वो हमेशा डरती रहती है कि उसका छोटा बच्चा उससे छीन जाएगा। ये डर हमेशा उसे सताता ही रहता है। उसका पहला बेटा का जन्म के बस ऐसा नहीं हुआ था, पर जब से लासन की जन्म हुआ है ऐसा लगता है, उसे लगता है कि उसका बेटा बहुत तकलीफ में था। ऐसा ही उसे लगता है, इसलिए वो भी ढूंढते ढूंढते उस रास्ते तक आ चुकी थी। तभी वहाँ पर बेचान से अपने बेटे को देख लेते हैं, बोलते तुम यहाँ पर हो, चलो चलो बेटा हम चाहते हैं। ऐसा बोलकर वो विंग को लेकर वहाँ से खींचते हुए लेके जा रहे थे। विंग फिर भी उस पर्सन को ही देख रहा था और वांगजी भी उसे ही घूर घूर के देख रहा था। वो भी हिल भी नहीं पा रहा था, वो घूर घूर के देख रहा था। और देखते देखते वो लोग वहाँ से गायब भी हो चुके थे। तभी विंसू के मन में कुछ तो आता है और वो एकदम दौड़कर उस जो मून गॉडेस जो लाइटनिंग दे रही थी उसके अंदर जाकर खड़ी हुई थी। जब से वो खड़ी होने वाली थी वो लाइटनिंग एकदम से गायब होने की कगार पे आ जाती है। फिर भी हल्का हल्का सा वो लाइटनिंग दिख रहा था और तब तक वहाँ पर मैडम लैंड सब लोग आ चुके थे। जब ये लाइटनिंग को देखते हैं तभी जो जिन वांगशान है वो बोलते हैं, हाँ देखा, मैंने कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ देखो मेरा बेटा ना, मेरी बेटी ना बहुत ही भाग्यशाली है। अब देखा मून गॉडेस का आशीर्वाद है मेरी बेटी के ऊपर। आज तक किसी को भी मून गॉडेस का आशीर्वाद मिला है, मेरी बेटी को मिला, मेरी बेटी को ही मिला है। मेरी बेटी ना बहुत ही लकी गर्ल है। देखा आपने ऐसा बोलते हैं। तभी लैन क्लैन के सारे एंडर्स देखते हैं, बोलते हैं हाँ आपने सही कहा है। फिर भी सारे क्लैन ना मुंह बना रहे थे, पर वांगजी कुछ नहीं कहता। मैडम लैन सबको इग्नोर करके जाती है और बोलती है, लैंजा बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पता है तुम्हारी मम्मा डर चुकी है, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो बेटा? बताओ मुझे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जाकर वांगजी होश में आता है। वो बोलता है, माँ मैंने उसे देखा माँ, वो यहाँ पर था। मम्मा मम्मा मुझे वो चाहिए मम्मा। मम्मा मुझे उसे आप मुझे उसे मेरे पास ला के दोगे ना? मम्मा बोलिए ना मम्मा, मम्मा मुझे वो चाहिए मम्मा, मम्मा मुझे वो चाहिए। ऐसा बोलकर उसकी माँ को खिला रहा था। मैडम लान तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैडम लान ना उसे हिलाती है, कंधों से हिलाती, बोलती लंसन लंसन होश में आओ लंसन। तब जाकर लंसन होश में आता है और वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। मैडम लैन तो अब घबरा चुकी थी। उसका बर्थडे गया खराब। अब तो वो रोने लग गई थी। वो बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वो बोलती, ये क्या हुआ मेरे बेटे के साथ, क्या हुआ? मैंने बोला था मुझे कोई भी जन्मदिन कुछ भी नहीं चाहिए। देखो मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। बुलाओ हीलर्स को बुलाओ। तभी हीलर्स आते हैं, उसे चेक करते हैं, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है। यंग मास्टर को वो लगता है कि थोड़ा परेशान है कुछ चीज़ों को लेकर, इसलिए वो बेहोश हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में वो होश में आ जाएंगे। वांगजी अभी भी नींद में था। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो मास्क वाला पर्सन, वो आधा मास्क वाला पर्सन, उसकी जो सिल्वर कलर की आंखें, उसकी होठ, उसकी गुलाबी होठ, उसकी लंबी लंबी बाल, उसकी होठ के नीचे वो तिल, अभी भी उस तिल के साथ ही वो धड़ाम करके आगे खोलता है। वो बोलता है, मम्मा वो कहाँ गया मम्मा? मम्मा उसे बुलाओ मम्मा, मुझे उससे देखना है मम्मा, मुझे उससे बातें करनी है। तभी लान वांगजी को ऐसा देखकर उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ वांगजी, कौन है, कौन तुम्हें देखा है? तभी वांगजी बोलता है, मम्मा मुझे। तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। तभी इसकी मैम भी समझ जाती है कि हाँ उसका बेटा उससे कुछ अकेले में बात करना चाहता है। तो सब लोग चले जाते हैं, इंक्लूडिंग उसकी फादर तक, यानी कि लैन कुरन तक चले जाते हैं। तभी वांगजी बोलता है, मम्मा आपको पता है मैं आपकी बर्थडे में वहीं पर खड़ा रहा था। मैं तभी मुझे एक ऐसा लगा कि कोई मुझे उसकी तरफ खींच रहा है मम्मा। मैं उसकी तरफ अचानक खींचा चला गया था मम्मा। मैं जब उसी तरह खींचा चला जा रहा था, मैंने वहाँ पर हमारे क्लैन की झरना के बीच में मैं वहाँ पर
रुक गया था मम्मा। वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था। आपको पता है मम्मा, वो ना एक छोटा सा मास्क जैसा पहना हुआ था मम्मा। उसकी आंखें सिल्वर कलर की थी मम्मा, उसके गुलाबी होठ, उसके नीचे तिल। वो एक लड़का ही था मम्मा। फिर भी ऐसा लगा कि उसके साथ मुझे मैं उसे इतनी क्या बोलते हैं जन्म जन्म से जानता हूँ। ऐसा लग रहा था मम्मा, ऐसा लग रहा था कि अगर उसे मुझसे दूर कोई भी कर देगा ना, मैं उसी वक्त मर जाऊंगा। ऐसा लग रहा था मम्मा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसे देखते ही पता नहीं मेरा मन में कितना ज़्यादा भावना एक साथ उभरने लगी। मुझे समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या सोचता हूँ। उसकी तरफ मैं खींचा चला गया था मम्मा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर ना हम दोनों के ऊपर जो मून की रोशनी गिरी थी मम्मा, तब जाकर मैं होश में आया। फिर भी मैं उसकी आंखों से अपने आप को नजरें नहीं को अलग क्या बोलते हैं नजरें नहीं हटा सका मम्मा। तभी एक इंसान आकर उसे मेरे आंखों के सामने से खींच के चला गया मम्मा। मम्मा मुझे वो चाहिए मम्मा। मम्मा 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 ओ, कुछ कुछ तो कीजिए मम्मा। उसे मेरे पास भी लेके आइए ना मम्मा, ऐसा बोलता है। तभी मैडम नान बोलती, शांत हो जाओ। अगर मेरा बेटा कुछ मांगे उसकी माँ ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? मैं पता लगाऊं कि वो पर्सन कौन है। मैं उसे अपनी बेटे के पास लेके आऊँगी। समझ में आया तुम्हें? तुम शांत रहना। तभी लालमा जी बोलते हैं, सच में मम्मा आप ऐसा करोगे ना? तभी नैनी बोलती, हाँ करूँगी। तभी नैनी बोलती है, क्या तुमने कहा कि तुम दोनों के ऊपर मूनलाइट नहीं गिरी? तभी लालमा जी बोलते हैं, हाँ। पर जैसे वो पर्सन वहाँ से हटने लगा, वो रोशनी भी धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगी मम्मा। ऐसा बोलकर उसकी मम्मी माँ यानी कि उसकी मदर की गोद में ही वो सो जाता है। तभी लैनी समझ जाती है कि हाँ, इसका मतलब वो पर्सन कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो स्पेशल है। आज तक किसी की तरफ उसका बेटा अट्रैक्शन फील नहीं किया था। वो भी देख रही है उसके बच्चे की जन्म से। वो हमेशा अपनी नींद में किसी को अपने साथ बुलाता रहता है, उसके लिए आंसू बहाता रहता है। हमेशा उसकी आंखों से सोते वक्त आंसू ही आंसू गिरती रहती हैं। अब ये पर्सन कुछ तो है उसका बेटे का इस लड़के के साथ। ऐसा बोलकर वो एकदम शांत हो जाती है। तभी वो अपने मन में कहती है कि तुम जो कुछ भी हो, अगर तुम मेरे बेटे की खुशी हो तो तुम्हें हर हालत में मेरे बेटे के पास लौटना होगा। ऐसा बोलकर वो अपने बेटे को सहला रही थी। मैंने बचपन से मेरे बेटे को तकलीफ में देखा। सब लोग जानते हैं कि मेरा बेटा एक चेयरफुल पर्सन है, वो बहुत ताकतवर है। पर मुझे ही पता है मेरा बेटा एकदम टूटा हुआ है। वो हर रात को रोता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि मेरा बेटे का दिल में इतना ज़्यादा पेन है। अगर तुम उस पेन का दवा हो तो तुम मेरे बेटे की आसपास हर हालत में चाहिए। तुम कहीं पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। ऐसा बोलकर वो एकदम किसी को बुलाती है, उसके कान में कुछ कहती है। बस आज के लिए इतना ही। हम देखेंगे कि हाँ सीइंग अब ये नैन प्लान में कैसे आएगा। तो बाय बाय।